डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। जेई के बच्चों के लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि आरसीसी की क्लास 2-3 दिन अभी नहीं चल पाएगी। मंडे से आपको फिर से लेक्चर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कुलदीप सर अभी है नहीं, कुछ ज़रूरी काम आ गया था, उन्हें घर जाना पड़ा। तो इसलिए आपसे यही अनुरोध है कि जो पीछे के लेक्चर्स आपके पढ़े हुए हैं, जिनके बारे में पढ़ाया गया, वो सभी आप पढ़ लें, उसका रिवीजन कर लें और फिर जो भी आपकी बुक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसको हल करते रहें। फिर पुनः आपको मंडे से लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही सूचना थी। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में ब्लड के बारे में। ब्लड हम सर्कुलेटरी सिस्टम में ही पढ़ा देते, लेकिन है क्या कि ब्लड एक ब्रॉड सिलेबस है अपने में, तो उनके बारे में थोड़ा हमें एक्स्ट्रा जानकारी लेना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में हमने सोचा कि ब्लड को पहले बता देते हैं, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम को बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ब्लड क्या होता है, ब्लड के बारे में हम कहेंगे भैया। तो ये ब्लड जो है, ये हमारे शरीर में देखेंगे कि क्या कहीं स्थिर तो रहता नहीं है, ये पूरे शरीर में घूमता रहता है, पूरे शरीर में घूमता रहता है। इसका मतलब कि यह एक परिसंचरणीय अंग है। अंग नहीं कहेंगे, एक परिसंचरणीय तंत्र बनाता है, ऊतक है। ब्लड क्या है? एक संवहनी या फिर परिसंचरणीय ऊतक है। ब्लड एक संवहनी ऊतक है, संवहनी ऊतक है। ब्लड क्या है? एक संवहनी या फिर सर्कुलेटरी टिश्यू है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि इसको सर्कुलेटरी ऑर्गन नहीं कह सकते हैं। क्या? सर्कुलेटरी ऑर्गन हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गन जो होता है वो विभिन्न प्रकार के कहेंगे टिश्यू या फिर ऊतक तंत्रों से मिलकर के बना होता है। अंग जो होता है विभिन्न प्रकार के ऊतक तंत्रों से मिलकर के बना होता है, लेकिन जो ब्लड है वो केवल और केवल एक टिश्यू से बना है, ऐसा हम कह सकते हैं। समान प्रकार के टिश्यू से ही बना है। ऐसे में हम कहेंगे कि यहाँ पर जो टिश्यू है वो एक ही है, पूरा ब्लड ही एक ऊतक है। ऐसे में इसको ऑर्गन कहना, ब्लड को, रक्त को, खून को ऑर्गन कहना उचित नहीं पड़ता। तो हम क्या कहेंगे कि यह एक संवहनी ऊतक है। लेकिन संवहनी ऊतक के पीछे अगर पहले हम यहाँ पर तरल लगा दें, क्या तरल लगा दें, तो ये परिभाषा और भी अच्छी हो जाती है। एक तरल संवहनी ऊतक है। तरल का मतलब हमें ये समझ में आता है कि ब्लड जो है वो ठोस नहीं, वो मतलब बहने वाला है ना। तरल किसी को कहेंगे जिसमें बहने का गुण होता है। तो ऐसे में ये एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, उसके बाद जो ब्लड का कलर होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है आपने देखा होगा भाई, ब्लड का कलर लाल होता है। क्या? लाल रंग का होता है। ठीक है, ब्लड का जो रंग है, खून का जो रंग है, वो कैसा होता है? लाल रंग का होता है। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि लाल रंग हमसे पूछा जाता है एग्जाम में। क्या पूछा जाता है? लाल रंग आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। पूछेगा ये कि लाल रंग किस कारण से होता है, लाल रंग किस कारण से होता है, ये चीज हमें बताना रहेगा, है ना। तो लाल रंग है हीमोग्लोबिन के कारण से लाल होता है। किसके कारण से? रक्त में हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। क्या? हीमोग्लोबिन प्रोटीन उपस्थित होती है रक्त में। अब इसी हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से रक्त का रंग जो होता है, खून का जो रंग होता है, लाल होता है। और वैसे भी रक्त का मतलब ही होता है लाल। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा स्पष्ट कर देंगे कि हीमोग्लोबिन जो है ये दो वर्डों से मिलकर के बना। स्पष्ट हो रहा होगा, एक तो हीमो हो गया और दूसरा क्या हो गया? ग्लोबिन हो गया। ग्लोबिन क्या है भैया? ग्लोबिन एक प्रोटीन है। लेकिन हीमो क्या है? हीमो हम कहेंगे ये किससे बना है? हीमा से बना है। किससे? हीमा से बना। और हीमा का मतलब होता है आयरन। हीमा का मतलब क्या होता है? आयरन। ठीक है, आयरन को हम क्या कहेंगे? लोहा भी कह सकते हैं, लौह भी कह सकते हैं ना। आयरन से बना है। अब जरा थोड़ा सा सोचें कि जब यही ब्लड हमारा
ऑक्सीजन से बार बार मिलता रहता, बार बार ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता रहता है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन में हमेशा क्या जुड़ती रहती है, आयरन में हमेशा क्या जुड़ती रहती है, ऑक्सीजन जुड़ती रहती है। अब आयरन में जब हम ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ नज़ारा अलग बन जाता है। क्या, आयरन में ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो ये बनता क्या है, आयरन ऑक्साइड बनता है। क्या, आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, तो आपको ये तो सिंपल सी बात है, मालूम होनी चाहिए कि लाल कलर का होता है। क्या, लाल रंग का होता है। अब बताओ भाई, जब आयरन ऑक्साइड ये एक पिगमेंट बन गया, इसका कलर लाल हो गया, तो यही पिगमेंट हमारे किस में कहेंगे, ब्लड में उपस्थित होता है, जिसके कारण से जो रक्त का रंग है वो लाल होता है। ठीक है। अब यहाँ से आपको देखो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन मिल गया। दूसरा क्वेश्चन कैसे मिला है, ये मिला कि ब्लड में कौन सा एलिमेंट अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा खनिज, मिनरल कहेंगे भैया, है ना, कौन सा मिनरल अधिक मात्रा में पाया जाएगा। तो हमें मिल क्या रहा है, आयरन को हम इससे नहीं लिखते हैं, आयरन को Fe से लिखते हैं। ठीक है, Fe से लिखते हैं। अब Fe जो मिल गया, ये क्या है, ये एक तरह का हम कहेंगे मिनरल है। इसमें किस में पाया जाता है, तो रक्त में पाया जाता है। अब आप यहाँ पर क्या बताओगे कि ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो कलर हो गया। उसके बाद आगे हम कहेंगे कि ब्लड की हमारी एक अपनी अलग स्टडी होती है, अलग बायोलॉजी है, ब्लड के बारे में अलग बायोलॉजी। तो वो बायोलॉजी क्या कहलाती है, हाँ, तो ब्लड की स्टडी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी का मतलब रक्त विज्ञान, रक्त विज्ञान कहा जाता है। देखो, रक्त विज्ञान भी हमारी बायोलॉजी की एक शाखा है, लेकिन ये हम मेन ब्रांच में नहीं रख सकते हैं। क्या, क्योंकि अभी हमें मालूम है कि बायोलॉजी की मुख्यतः 2 ब्रांचेज होती हैं, और वैसे तो 50 से भी प्लस ब्रांचेज होती हैं। हमें यहाँ पर हीमेटोलॉजी के बारे में बात करना। हीमेटोलॉजी क्या है, रक्त विज्ञान, खून का विज्ञान है ना, खून के बारे में ये जानकारी देता है। कैसे कि अभी मान लेते हैं कि हम में से किसी का ब्लड अगर टेस्ट करवाना हुआ, तो आप जाओगे डॉक्टर के पास, हीमेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो वो क्या करेगा, आपका थोड़ा सा ब्लड निकालेगा किसी पार्ट से, उसके बाद फिर वो ब्लड ले जा करके उसके टेस्ट करेगा, फिर एक कहेंगे रिसीविंग लेकर के आएगा, या फिर जो भी आपको दिखाने के लिए, या फिर कहेंगे जो टेस्ट पेपर आपको यहाँ से दिखाने के लिए लाएगा, उसके ऊपर लिखा रहता है हीमेटोलॉजी। सबसे ऊपर पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा क्या, हीमेटोलॉजी। अब हीमेटोलॉजी देख करके आप तुरंत समझ जाना कि इसका मतलब यहाँ ये कहीं ना कहीं ब्लड टेस्टिंग की रिसीविंग है। ठीक है, तो ये है हीमेटोलॉजी। अब ठीक है, अब डॉक्टर को क्या कहा जाता है, डॉक्टर को क्या कहा जाता है, तो डॉक्टर के बारे में हमने तो बोल ही दिया, क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, हीमेटोलॉजिस्ट। ठीक है। उसके बाद ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है, रक्त का पीएच मान हम आपको एवरेज भी बताते हैं और फिर एक रेंज भी बताते हैं। तो पहले रेंज देख लेते हैं। ये लगभग हम कहेंगे लगभग ब्लड का पीएच मान लगभग 7.3 से लेकर के 7.5 तक होता है, लेकिन एवरेज रूप में देखेंगे तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। अब एवरेज ही हमेशा याद रखेंगे, लेकिन कहीं अगर ऐसा मान लेते हैं कि पूछ लिया जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होगा, 7.4 नहीं दे रखा है, तो आपको ये मिल जाएगा, है ना, तो इसको आप टिक कर सकते हैं 7.3 से लेकर के 7.5। अब यहाँ से इस पीएच से हमें ये स्पष्ट हो रहा होगा कि जो रक्त का प्रकृति है, रक्त की जो प्रकृति है वो कैसी है, तो हम कहेंगे रक्त जो है हल्का क्षारीय है। क्या है, हल्का क्षारीय है। क्षारीय होगा कि नहीं होगा भाई, सेवन क्या है, सेवन को उदासीन मान दिया गया है। सेवन से जैसे ही पीएच वैल्यू आगे बढ़ने लगती है, तैसे ही क्या कहेंगे कि क्षारीय की प्रकृति या बेस नेचर की प्रकृति आगे बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर हल्का सा क्षारीय है, उसके बाद फिर
लाल रंग का है, फिर क्या है गाढ़ा द्रव है, उसके बाद और फिर क्या है कि चिपचिपा सा होता है, हल्का सा, क्या होता है हल्का सा चिपचिपा होता है। ठीक है, इतनी बात हमें ये समझ में आई। तो हल्का सा क्षारीय, लेकिन अगर स्वाद में पूछ लेता है और वहाँ पर क्षारीय ना दिया रहेगा तो आप क्या बताओगे, तो कहोगे कि हल्का नमकीन है। क्या है, हल्का नमकीन है, हल्का नमकीन। इसका जो स्वाद है भैया वो क्या है, हल्का सा नमकीन है। किसका स्वाद, तो ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड का स्वाद हल्का सा नमकीन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि ब्लड का जो रंग है ये तो हमने जान ही लिया। उसके बाद जैसे एक यूनिट ब्लड, कभी कभी ये पूछ लेता है क्या कि एक यूनिट ब्लड में कितना ml रक्त आता है। जैसे हम कभी डोनेट करने जाते हैं रक्त, तो या फिर मान लेते हैं डोनेट करने ना जाए, हमें इमरजेंसी पड़ गई, किसी को ब्लड की ज़रूरत हो गई, तो क्या हम जाएंगे ब्लड बैंक के पास, तो ब्लड बैंक में हम क्या कह करके मांगे कि हमें रक्त दे दो, नहीं हमें 1 यूनिट 2 यूनिट जैसा भी हो तो उतना ब्लड दे दो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 यूनिट ब्लड में कितना ml रक्त लगभग होता होगा। तो हम देखेंगे कि 1 यूनिट ब्लड में कितना रक्त होता है, तो लगभग हम कहेंगे 350 से लेकर के 450 ml ब्लड आता है। कितना, 450 ml मिलीलीटर, 450 ml ब्लड आता है। 350 से 450 जो भी मिल जाए आप ठीक कर सकते हैं, 350, 400, 450 जो भी हो जाए आप लगा सकते हो कि इतना ml ब्लड आएगा। ठीक है, अब लेकिन ब्लड की यूनिट क्या होती है, तो भैया ब्लड की यूनिट हम कहेंगे ये HB होती है। HB से लिखा जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन। HB का मतलब हम कह सकते हैं क्या, हीमोग्लोबिन। 350 ml HB, 350 ml HB क्या है, ये 1 यूनिट ब्लड है। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक वयस्क व्यक्ति में, वयस्क पुरुष में मतलब मेल बॉडी में कितनी यूनिट रक्त होता है, तो 14 यूनिट जो 14 यूनिट ब्लड, ये मिनिमम क्राइटेरिया, मतलब इतना होना ही होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, 14 यूनिट ब्लड, जबकि मैक्सिमम 17 यूनिट होनी चाहिए। क्या, मैक्सिमम 17 यूनिट, ये मैक्स की बात है और ये मिनिमम की बात है। इसी तरह से फीमेल बॉडी में कितनी होनी चाहिए, तो हम कहेंगे फीमेल बॉडी में मिनिमम 10 यूनिट होनी चाहिए और मैक्सिमम कितना, तो 14 यूनिट होनी चाहिए। क्या, 14 यूनिट। ठीक है, ये मिनिमम है और फिर ये मैक्सिमम है। फीमेल बॉडी में मिनिमम ब्लड की मात्रा यूनिट में कहेंगे तो 10 यूनिट और मैक्सिमम यूनिट में कहेंगे तो 14 यूनिट के मध्य होती है। फिर उसके बाद मेल में तो आप देखिए, अब ये बात हो गई। अब हमें ये ध्यान देना है कि 1 यूनिट ब्लड, हाँ क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 1 यूनिट ब्लड कितने दिन में लगभग, जैसे हमने 1 यूनिट ब्लड अपने शरीर से क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या भरोसा उसका, कि ये 1 यूनिट ब्लड आपके शरीर में कितने दिन तक लगभग बन जाएगा, है ना। तो 1 यूनिट ब्लड बनने में लगभग हम कहेंगे कि 20 से 25 दिन लग जाते हैं, मतलब महीनों लग जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप नोट पॉइंट में लिख लेंगे, क्या नोट करके, 1 यूनिट ब्लड लगभग 20 से 25 दिन में बनता है, दिन में बन जाता है। ठीक है, जब आप डोनेट कर किए रहोगे तभी इतना जल्दी बनेगा, है ना। हाँ, 20 से 25 दिन, महीनों लग जाता है 1 यूनिट ब्लड बनने में। अब आपसे पूछ सकता है कि 1 बूंद ब्लड कितने दिन में लगभग या कितने समय में बन सकता है। 1 बूंद रक्त को बनने में हम कहेंगे 2 से 3 आवर्स का समय लग जाता है, 2 से 3 आवर्स, 2 से लेकर 3 घंटों में 1 बूंद खून बन जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये कुछ था खाका। अब यहाँ हमें देखना है कि हमारे शरीर में कितना ब्लड होता है। ये तो हमें यूनिट के रूप में था, यूनिट के रूप में पता चल गया, लेकिन वैसे लीटर के रूप में अगर जाना जाए तो
लीटर कितना होगा, तो हम कहेंगे, देखेंगे पूरे बॉडी वेट के अनुसार ब्लड जो होता है ये बॉडी वेट के अनुसार होता है। अब कितना होता है, बॉडी वेट के अनुसार, यहाँ लिखेंगे बॉडी वेट के अनुसार, बॉडी वेट के अनुसार हमारे शरीर में 7 से लेकर 8% रक्त होता है। किसी भी शरीर में 7 से लेकर के 8% रक्त होता है बॉडी वेट के अनुसार। अब ऐसे में एवरेज माना जाए तो एवरेज के रूप में हम देखेंगे औसतन 5 लीटर खून या रक्त एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में होना चाहिए। कितना, औसतन 5 लीटर रक्त वयस्क व्यक्ति के शरीर में होना चाहिए, है ना, वयस्क व्यक्ति के शरीर में होना चाहिए, वयस्क, ठीक है। तो कितना हम कहेंगे, हाँ 5 लीटर ब्लड। अब बॉडी वेट के अनुसार कितना, 7 से लेकर के 8% ब्लड होना चाहिए। मान लेते हैं किसी व्यक्ति की जो वेट है व्यक्ति का के शरीर का 50 किलोग्राम है। अब इसका उसके शरीर में पूछा जाता है कि कितना ब्लड होगा, आप बताओ। तो इसका आप 7% या 8% जो भी है निकाल लीजिए। 7% निकालेंगे तो कहेंगे कि 1 से ये फिर कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 7/2 मतलब लगभग 3.5 लीटर आ रहा है। आप 4 लीटर भी कह सकते हैं या फिर 3.5 से 4 लीटर ब्लड उसकी बॉडी में होगा। जिस व्यक्ति का भार 50 किलोग्राम है उसके शरीर में लगभग इतना ब्लड होगा। लेकिन अगली बात तो ये है कि ये ब्लड जो है ये बनता कहाँ है, ब्लड जो है वो बनता कहाँ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लड कहाँ बनता है, तो बोन मैरो में बनता है। ध्यान से देखेंगे, अगर पूछ रहा है रक्त कहाँ पर बनता है तो आप बताओगे कि बोन मैरो में बनता है। लेकिन कहीं पर पूछ रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, लाल रक्त मतलब आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो वहाँ पर आंसर सोच समझ करके देना, ठीक है। तो ब्लड का निर्माण होता है भैया बोन मैरो में। कहाँ पर, बोन मैरो में। ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है। अब ब्लड में क्या क्या होता है तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आरबीसी का निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है, लेकिन रेड बोन मैरो कहेंगे। अब वहाँ पर आंसर क्या, रेड बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। क्या बताओगे, आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। उस तरह से प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का निर्माण कहाँ पर होता है, तो भी बोन मैरो में ही होता है। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि जो प्लाज्मा है उसका निर्माण पीले बोन मैरो में होता है। किसमें, येलो बोन मैरो में होता है, येलो बोन मैरो। ध्यान से देख लेंगे जब हम स्केलेटल सिस्टम में आपको बताया गया है कि बोन मैरो क्या होता है। हालांकि यहाँ पर फिर भी बात आ गई तो हम बता देते हैं बोन मैरो क्या होता है। बोन मैरो जो हमारे शरीर की जितनी भी बड़ी बड़ी आकार की अस्थियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी आकार की अस्थियां हैं, उन अस्थियों मतलब ये अस्थियां ऊपर से तो बहुत ही कठोर हैं, लेकिन अगर इनको यहीं से बीच से काट दिया जाए भैया, बीच से इनको क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो इनके अंदर देखेंगे कि होल पाया जाता है। क्या होल पाया जाता है, खोखली होती है ये अंदर से, अस्थियां अंदर से कैसी होती हैं, खोखली। और उसी खोखले भाग में ब्लड का निर्माण होता रहता है और उसी खोखले भाग को कहा जाता है बोन मैरो, है ना। इसी खोखले भाग को क्या कहा जाता है, बोन मैरो कहा जाता है। इसी भाग में ब्लड का निर्माण होता है, लेकिन ध्यान रहे कि किनारों पर रेड बोन मैरो पाया जाता है और फिर बीच वाला जो भाग होता है वो येलो बोन मैरो के लिए होता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर घुमा करके पूछ रहा है कि रेड बोन मैरो का निर्माण अस्थि में कहाँ पर होता है, सिरे पर होता है, मध्य में होता है या फिर पूरी हड्डी में होता है, इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या बताना है कि रेड आरबीसी का निर्माण कहाँ पर कहेंगे कि रेड बोन मैरो में होता है ना, मतलब सिरे पर होता है। सिरे पर क्या पाया जाता है, सिरे पर ये वाला भाग जो है, ये वाला यहाँ पर रेड बोन मैरो पाया जाता है। क्या, रेड बोन मैरो। जबकि बीच वाला जो भाग है ये येलो बोन मैरो के लिए है ना, ये येलो बोन मैरो और ये फिर रेड बोन मैरो, ठीक है। इस तरह से
तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ हमें देखना क्या है कि रक्त का निर्माण तो ठीक है हो रहा है, और ये भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमसे, ध्यान से देखेंगे कि जो बच्चा है, छोटा सा भ्रूण है, जिसको भ्रूण कहते हैं, मतलब अपनी माँ के गर्भ में ही पल रहा एक छोटा सा बच्चा है, तो उसके शरीर में तो ये हड्डियाँ होती नहीं है, उसके शरीर में इतनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हड्डियों का विकास ही नहीं हुआ रहता है, तो बोन मैरो कहाँ से होगी। तब उस समय कहाँ पर रक्त बनता है, तो हम लिखेंगे भ्रूण में, क्या लिखेंगे, भ्रूण में रक्त लीवर तथा स्प्लीन में बनती है। कहाँ पर बनती है? लीवर में बनता है, लीवर में बनता है। और फिर कहाँ? तिल्ली कहते हैं, एक है तिल्ली पार्ट है, तिल्ली या फिर स्प्लीन कहते हैं भैया, स्प्लीन कहाँ पर पाया जाता है? तो बॉडी में ये हमारे कहेंगे वृक्क, जो हमारे किडनियाँ हैं उन्हीं के आसपास ये स्प्लीन भी पाए जाते हैं। तो स्प्लीन में अथवा कहाँ पर? लीवर में बनता है ना। सबसे अधिक बच्चों में जो रक्त बनता है कहाँ पर? भ्रूण में। कहाँ? लीवर में बनता है। अब रही बात, लीवर जो है ये कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के शरीर में अधिक रक्त का निर्माण कर देता है, तो ध्यान रहे, क्वेश्चन और घुमा सकता है। क्या मान लेते हैं 1 kg का, क्या 1 kg का कोई भ्रूण है, 1 kg के भ्रूण में, 1 kg के भ्रूण में पूछा जाए आपसे कितना रक्त होगा, 1 kg के भ्रूण में कितना रक्त होगा, तो आप तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे, 1 kg का 7% आपने निकाल दिया है ना, इतना लीटर होगा। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि 700 को हम क्या कर दें भाई, 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, है ना, और भाई बाकी ये 100 कर दें, इसका मतलब 70 ml ब्लड होता होगा 1 kg। हाँ, 1 kg बच्चे में, 1 kg भ्रूण में कितना ml ब्लड होता होगा 70 ml, सॉरी। ऐसे में ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। क्यों इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि लीवर में जब भ्रूण अवस्था में बच्चा होता है, तो लीवर में जब रक्त का, ब्लड का सिक्रेशन होता रहता है, और यहाँ पर भी ब्लड का जब सिक्रेशन होता रहता है, तो एक्सेस अमाउंट में ब्लड बनता रहता है। तो उस समय इनके शरीर में, भ्रूण के शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वो 7%, 8% से कई गुना ज़्यादा बन जाती है ना। तो आप ये नहीं कहोगे कि बच्चे के शरीर में 1 kg भ्रूण में 7% रक्त रहता है, नहीं, 7 से 8% से भी कई गुना अधिक ब्लड होता है। लगभग हमने देखा है कि 700 ml के आसपास ब्लड पाया जाता है उनके शरीर में। कितना? 700 ml के आसपास, मतलब पूरा का पूरा जो उनका शरीर ही रहता है वो लगभग रक्त से ही बनता रहता है, धीरे धीरे। क्या? रक्त से ही बनता रहता, पूरे शरीर की संरचना ब्लड के समान ही है ना, इतना लगभग ब्लड। तो आप यहाँ पर ये नहीं बताओगे कि इनके शरीर में 7% ब्लड होता है, नहीं, 7% से भी अधिक ब्लड पाया जाता है किनके? भ्रूण में। ठीक है, तो इतनी बात आप जान गए। अब यहाँ से ब्लड के बारे में जो भी कुछ था, नॉर्मल सी चीज़ें हमने बता दी। उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे? तो ब्लड के कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। क्या? ब्लड के कंपोनेंट या एक संवहनी ऊतक के कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। संवहनी ऊतक का जो कंपोनेंट है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। कंपोनेंट कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ब्लड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में। पहला पार्ट क्या है? लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट, और फिर दूसरा क्या है? सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट। ठीक है, क्या समझे? एक लिक्विड पार्ट है, एक सॉलिड पार्ट है, यही इसके कंपोनेंट है। लिक्विड पार्ट में रखा जाता है प्लाज्मा को, किसको? प्लाज्मा को। और फिर सॉलिड पार्ट में किसको रखा जाता है? तो सॉलिड पार्ट में हम कहेंगे ब्लड सेल्स को रखा जाता है। किसको? ब्लड सेल्स को, ब्लड सेल्स को रखा जाता है। ठीक है, प्लाज्मा और फिर ब्लड सेल। ध्यान रहे, प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, और ब्लड सेल्स जो होती हैं ये रक्त का सॉलिड पार्ट होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि रक्त का सॉलिड या ठोस घटक कौन सा है।
तो आप तो सनक जाएंगे तुरंत कि रक्त वो भी ठोस नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब क्वेश्चन ही गलत नहीं, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, हमें ध्यान से देखना है तो हम चीज़ें अपने आप स्पष्ट कर पाएंगे। जो ठोस कंपोनेंट है ब्लड का वो बताओगे कि ब्लड सेल्स होती है क्या, ब्लड सेल्स या फिर रक्त कणिकाएं, इनको कहा जाता है रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं होती है, क्या होती है भैया, रक्त सेल्स को कॉर्पोसेल्स भी कह सकते हैं, कार्पोसेल्स, कार्पोसेल्स, मतलब इन्हें क्या कहेंगे, रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं कहेंगे किसको, ये सॉलिड पार्ट है, प्लाज्मा वाला क्या भाग है, लिक्विड पार्ट है। अब हमें ध्यान क्या देना है, मान लेते हैं कि कंपोनेंट जो है ब्लड का वो पूरे के पूरे 100% भाग में है, तो उस 100% में से लिक्विड वाला पार्ट कितना होता है, लिक्विड वाला पार्ट मतलब प्लाज्मा लगभग 55% मात्रा में पाया जाता है, पूरे ब्लड में प्लाज्मा अधिक होता है और सॉलिड वाला पार्ट ब्लड सेल्स 45% अमाउंट में ही होती है, ठीक है। ब्लड कितना, ये सॉलिड पार्ट मतलब रक्त कणिकाएं 45% मात्रा में और ये 55% मात्रा में, ठीक है। अब ये क्या मतलब कंपोनेंट के बारे में आपको पता चल गया है, लेकिन अब जब हम इनके बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे तभी हम समझ पाएंगे पूरे ब्लड की कहानी, ठीक है, पूरे ब्लड की कहानी तभी समझ पाएंगे। और आज हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, थोड़ा सा ये है कि अकेले ही हैं और वीडियो भी चल रहा है, वो थोड़ा सा डर इसलिए लग रहा है कहीं पर पॉज ना हो जाए, कहीं और कोई कमी ना आ जाए, इसलिए यहीं पर रोक रहे हैं। बाकी की कहानी हम अगले लेक्चर में आपको दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लीजिए, जो भी लिखा गया है उसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे ज़्यादा ब्लड से कुछ नहीं पूछा, जो भी पूछा जाएगा। अब ब्लड से करंट न्यूज क्या होगी वो भी हम आपको बताएंगे, मतलब कि बैंक से पूछा जाता है ना, कि कहाँ कहाँ पर ब्लड बैंक निर्धारित किया गया, या फिर कितने ब्लड बैंक हैं, कितने प्लाज्मा बैंक हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में प्लाज्मा बैंक का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में आप घबराएं नहीं, उसकी भी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन आज नहीं। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए, अगले लेक्चर में